अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन किसी महान युद्ध से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक छोटी सी कंपनी, कुछ 100 अंग्रेज व्यापारी और मुनाफे की भूख ने मिलकर भारत जैसी महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। एक कंपनी जिसका असली काम व्यापार था, धीरे धीरे सिंहासन पर बैठ गई और भारत के बादशाह, नवाब और राजा सब उसके कर्मचारी बनकर रह गए। कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसाला खरीदने आई और अंत में पूरे देश पर कब्जा करके बैठ गई। यही है आज का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसन, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। आज हम उस अध्याय को खोलने वाले हैं जहां से भारत की किस्मत ने करवट बदली, जहां व्यापार के बहाने आए अंग्रेज और धीरे धीरे इस देश की नब्ज को पकड़ते गए और आखिरकार इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश कैसे शुरू हुआ? अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया? क्यों आया यूरोप भारत में? मसालों की वो खुशबू जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। 1500 का दशक में यूरोप में संकट था, मसालों की भूख। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जायफल, ये केवल स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं थी, इसका मूल्य सोने जितना था। यूरोप में मसाले मिलते नहीं थे और उनके आने का रास्ता अरब व्यापारियों के हाथों में था, जो दाम को कई गुना बढ़ाकर बेचते थे। यूरोप सोचने लगा, अगर हम सीधे भारत पहुंच जाएं तो मसाले सस्ते मिलेंगे और हम अरबों की तरह अमीर बन सकते हैं। यही सोच शुरू हुई थी नई समुद्र यात्राओं की। पुर्तगाल, स्पेन और आखिरकार इंग्लैंड का प्रवेश। 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट में कदम रखा था। ये था भारत का पहला यूरोपीय समुद्री संपर्क। इसके बाद पुर्तगाल आया, स्पेन आया, डच आए और फिर इंग्लैंड आया, जिसके आने से भारत की कहानी बदल गई। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी कि वे एशिया में व्यापार कर सके। शब्द लिखे थे व्यापार, लेकिन असली इरादा था कब्जा, नियंत्रण और संपत्ति। 1608 द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचता है। उस समय भारत का शासक था मुगल सम्राट जहांगीर। हॉकिंस कोशिश करता है कि मुगलों से अनुमति मिल जाए कि कंपनी भारत में व्यापार कर सके, लेकिन सूरत पहले से ही अरब, तुर्क और पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। हॉकिंस को कठिनाइयां आती हैं, फिर भी धीरे धीरे रिश्वतें, उपहार और राजनीतिक चतुराई के साथ कंपनी ने व्यापार की इजाजत ले ली। यही थी वो खामोश शुरुआत जिसे भारत ने गंभीरता से नहीं लिया। अंग्रेजों की पहली चाल व्यापार नहीं, राजनीति। व्यापार तो मात्र बहाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मकसद था पैसा, सत्ता और नियंत्रण। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य में कमजोरी आई, अंग्रेज यह समझ गए कि भारत के राजाओं में आपस की दुश्मनी उनके लिए एक सुनहरा मौका। कंपनी ने शुरुआत की तोहफों, रिश्तों, वादों, लालच और चालों की राजनीति। कंपनी जहाँ जाती वहाँ कुछ समय व्यापार करती, फिर धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर देती, फिर सुरक्षा के नाम पर फौज रखती और अंत में राजा को कठपुतली बना देती। अब रुक करते हैं बंगाल की ओर, वह प्रांत जिसने अंग्रेजों को सोना दिया। 1700 का दशक भारत के लिए निर्णायक था। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ का कपड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता था। यहाँ की खेती समृद्ध थी। यहाँ के नवाब शक्तिशाली थे। व्यापार असीमित था। अंग्रेज जानते थे अगर बंगाल हाथ में आया तो भारत हाथ में आ जाएगा। इसलिए कंपनी ने सूरत से अपना केंद्र बंगाल की ओर शिफ्ट कर दिया। 1717 वो फरमान जिसने अंग्रेजों को शक्तिशाली व्यापारी बना दिया। मुगल बादशाह फारूक सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया, भारत से अपना सामान ले जाने पर लगभग कोई टैक्स नहीं, बंगाल में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता और अपनी व्यावसायिक कोताओं में सिपाही रखने की अनुमति। यह फरमान कंपनी के लिए खुली छूट, और यहीं से कंपनी ने व्यापारी से राजनीतिक शक्ति बनने का सफर शुरू किया। सिराज-उद-दौला बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी टकराव की 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराज-उद-दौला, जो निडर, निर्णायक और युवराज थे। सिराज को कंपनी की बढ़ती ताकत पसंद नहीं थी। उन्होंने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। कंपनी यह सुनना नहीं चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चारों ओर किलेबंदी कर रही थी। जहां चाहती फौज तैनात कर देती, जहां चाहती हथियारों का जखीरा रख देती। जब सिराज ने इसे रोका तो कंपनी बौखला उठी। प्लासी की नींव और क्लाइव की गंदी राजनीति। कंपनी समझ चुकी थी कि सीधी लड़ाई में सिराज को हराना मुश्किल है, इसलिए लॉर्ड क्लाइव ने इतिहास की सबसे गंदी और खतरनाक साजिश रची। सिराज को हटाने की प्लानिंग, उसके ही सेनापति को खरीदना और नवाब के ही मंत्रियों को रिश्वत देना, बंगाल पर कब्जे की ब्लूप्रिंट तैयार करना। यहाँ एक बात याद रखे कि कंपनी कभी अकेले नहीं लड़ती थी, वह हमेशा भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा करती थी। 1757 प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन। युद्ध के मैदान में सिराज-उद-दौला अपनी पूरी सेना के साथ तैयार थे, लेकिन मीर जाफर और 10,000 सैनिक लॉर्ड क्लाइव से पहले से ही खरीदे जा चुके थे। युद्ध के मैदान में धोखा हुआ। सिराज ने युद्ध जीता नहीं बल्कि विश्वास हारा। यही वह धोखा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका पहला बड़ा राजनीतिक विजय दिलाया। बैटल ऑफ प्लासी ने कंपनी को भारत में निर्णायक ताकत बना दिया था।
कंपनी अब व्यापारी नहीं रही, अब वो शासक बन चुकी। बंगाल की बागडोर अब कंपनी के हाथ में आ चुकी थी और मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे। उन्होंने कंपनी को अकूत धन दिया। भारत के दरबारों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा। भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर अंग्रेज जगह जगह पैर जमाते चले गए। भारत अब कंपनी का बिजनेस सेंटर बन चुका था और बिजनेस का प्रॉफिट सीधे ब्रिटेन जा रहा था। इधर भारत की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही थी और उधर यूरोप समृद्ध होता चला जा रहा था। कंपनी का पहला लक्ष्य था भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करना और भारत की संपत्ति को इंग्लैंड की संपत्ति बनाना। एक और भारत के उद्योग धंधे समाप्त हो रहे थे तो दूसरी ओर इंग्लैंड संपन्न होता चला जा रहा था। उनका व्यापार पर एकाधिकार हो चुका था और किसानों पर कठोर कर थोप दिए गए। भारत की समृद्धि लूट कर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को ईंधन मिला। एक तरफ इंग्लैंड चमक रहा था तो दूसरी ओर भारत कंगाल हो रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा उजागर। आने वाले 100 सालों में कंपनी ने भारतीय शासन तोड़ा, भारतीय संस्कृति को कमजोर किया, एक से एक धोखे किए, भारतीय सेनाओं को अपने सेना में मिलाया, राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और अंत में पूरे भारत को अपनी जेब में डाल लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से जिस खौफनाक इतिहास की शुरुआत हुई उसकी अगली सबसे बड़ी कड़ी है प्लासी, बक्सर और 1857। यही 3 घटनाएं भारत को गुलामी की गहराइयों में ले गयी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। प्लासी ने जिस आग को जलाया था वह अगले कई दशकों तक जलती रही और यह आग सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे भारत का भविष्य खा गई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हुआ कंपनी राज का असली खेल। अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, अब वे भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तंत्र में घुस चुके थे। वे हर राज दरबार में अपनी पॉलिटिकल रेजिडेंसी बैठाने लगे। एक ऐसा विदेशी सलाहकार जिसका काम सिर्फ एक ही था, राजा को राजा न रहने देना। धीरे धीरे भारत का हर राज दरबार कंपनी का क्लाइंट बन गया। नवाब को लगता था कि वह शासन चला रहा है, लेकिन असल में फैसले कंपनी के टेबल पर लिए जा रहे थे। यही वो मोड़ था जहां भारत एक संगठित साम्राज्य नहीं बल्कि छोटे छोटे कमजोर रियासतों का समूह बनकर रह गया था और कंपनी हर रियासत को डिवाइड एंड रूल की जाल में फंसाती चली गई। किसानों पर अत्याचार हुए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई। कंपनी ने एक और खतरनाक खेल खेला, भूमि कर को कई गुना बढ़ा दिया। पहले जो किसान राजा को 10 या 15% कर देते थे, अब कंपनी उसी कर को बढ़ाकर 50 से 60% तक कर दिया। कई जगह तो 80% कर बढ़ा दिया गया और अगर कोई किसान कर नहीं दे पाते तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। भारत का किसान जो कभी सबसे समृद्ध था अब भूख और कर्ज में डूब चुका। यही वह समय था जब बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ भारतीय मारे गए, लेकिन कंपनी उसने कर वसूली और बढ़ा दी। यह सिर्फ शोषण नहीं था, यह एक सभ्यता को व्यवस्थित तरीके से तोड़ने की योजना थी। एक और जहां भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर भारत की समृद्धि ब्रिटेन की फैक्ट्री फ्यूल बन रही थी। कंपनी का अगला निशाना था भारत का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना। बंगाल का मसलिन दुनिया का सबसे बारीक कपड़ा था। कहते हैं कि वह इतना महीन था कि पूरा कपड़ा मुट्ठी में समा जाए। ब्रिटेन चाहता था कि उसके मैनचेस्टर और लंकाशायर का मशीन मेड कपड़ा बिके। कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर लगान बढ़ाया, मजदूरी कम कराई और आयात पर भारी टैक्स लगाकर भारी मात्रा में विदेशी कपड़ा भारत में भर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का हजारों साल पुराना कपड़ा उद्योग रातों रात तबाह हो गया। बुनकर कर्ज में डूब गए और उनके हाथ काटने की कहानियां किताबी नहीं वास्तविक थी, क्योंकि बुनकर मजबूरी में धंधा छोड़कर खेती में मजदूरी करने लगे। जिस भारत का कपड़ा दुनिया को अट्रैक्ट करता था वही भारत कपड़े के लिए इंग्लैंड पर निर्भर हो गया। सेना का नियंत्रण। कंपनी ने भारतीय सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना में 95% से ज्यादा भारतीय थे, लेकिन लड़ाई, फैसला, रणनीति सब कुछ अंग्रेज अफसर तय करते। भारतीय सैनिक भारतीय जमीन पर भारतीय लोगों के खिलाफ अंग्रेजों के आदेश पर लड़ रहे थे और यही सैनिक 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे। भारत के लोगों का एक साइकोलॉजिकल फियर कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी ने सिर्फ राजनीति से कब्जा नहीं किया, उसने हिंदुस्तानी दिमाग पर कब्जा किया। उन्होंने एक संदेश फैलाया, अंग्रेज अजय है। दरबार टूटे, राजा कमजोर पड़े, किसान लूटे, उद्योग खत्म हुए और धीरे धीरे पूरे भारत में यह भ्रम बैठ गया कि हम कभी लड़ नहीं सकते। जब तक उन्हें यह एहसास हुआ तब तक कंपनी पूरे भारत को लूट चुका था। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की चालें यही नहीं रुकी, अब कहानी हमें लेकर जाएगी 1757 की उस जंग तक जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने नहीं आई थी, वो आई थी कब्जा करने। उसने कब्जा किया और भारत को लगभग 2 सदी तक गुलाम बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। धन्यवाद।